बैक स्टूडेंट्स। कल तक हमने टेलर की 3 टेक्निक्स पढ़ी थी, जो कि थी फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क और तीसरी थी फैटीग स्टडी। आज हम बाकी की 4 टेक्निक्स पढ़ेंगे, जिसमें से पहली है हमारी मेथड स्टडी। जब से मैंने टेलर का टॉपिक लिया है और बात करनी शुरू की उसके कंट्रीब्यूशन की, कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में उसका क्या कंट्रीब्यूशन लिया, तब से मैंने एक बात रिपीट जरूर की है कि एक ही बेस्ट वे होता है काम करने का। वही हमारी मेथड स्टडी बोलती है कि एक ही बेस्ट वे है काम करने का, और मैनेजमेंट को यही बेस्ट वे ढूंढना होता है कि काम कैसे करें। अब इसी बेस्ट वे से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, जो कि हर कोई चाहता है अपने बिजनेस में, क्योंकि जितना कॉस्ट कम होगा, अगर हम उससे ज्यादा रेवेन्यू कमाएंगे, उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट होगा। फिर वही दूसरी चीज है कि क्वालिटी अच्छी होती है काम करने की, स्टैंडर्डाइजेशन काम होता है, यानी कि जो स्टैंडर्ड सेट है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा कस्टमर सेटिस्फाई रहता है। अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई है, मान लो मेरी एक शॉप है, मेरा एक कस्टमर मेरे से बहुत सेटिस्फाई होके गया, अब उससे कोई पूछेगा भाई तो ये सामान कहाँ से लाए, वो 4 लोगों को जाके मेरी शॉप का बताएगा कि मैं तो यहाँ से, मेरे पास और वो 4 लोग आएंगे, फिर वो सेटिस्फाई होके जाएंगे तो 10 लोग और आएंगे। ऐसे करते करते एक लार्ज चेन बनती जाएगी मेरे कस्टमर्स की, और जितनी लंबी चेन होगी उतना ज्यादा मैं प्रॉफिट अर्न करूंगी। तो ये सबसे अच्छा मंत्र होता है किसी भी बिजनेस को सक्सेस पाने का, कि जितना वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करेगा उतने ही उसकी चेन बढ़ेगी और उतना ही प्रॉफिट वो कमाएगा। ये थी हमारी मेथड स्टडी। अब हम अगली स्टडी पे आते हैं, जो कि है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब होता है कि कितना स्टैंडर्ड टाइम एक्चुअली एक वर्कर को लग रहा है काम खत्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप वॉच। अब स्टॉप वॉच के थ्रू हम काफी वेरियस ऑब्जर्वेशंस करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली एक वर्कर को कितना टाइम लग रहा है एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने के लिए। सपोज मान लो एक वर्कर 30 मिनट में एक बॉक्स बनाता है। कितने बॉक्स बनाता है? एक बॉक्स। तो 1 घंटे में कितने बनाएगा? 2 बॉक्स। अगर 8 घंटे वो काम करता है तो कितने बॉक्सेस बनेंगे? 16 बॉक्सेस। अब ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड वर्क हो गया और ये स्टैंडर्ड टाइम हो गया काम करने का। अब इसी स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग सारे वर्कर्स काम करेंगे और वेजेस भी जो डिसाइड होंगी वो इसी अकॉर्डिंग की जाएंगी। ये सारी चीज होती है टाइम स्टडी में जो हम पढ़ते हैं। बेसिकली अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि कितना टाइम एक वर्कर को लग रहा है काम को खत्म करने के लिए, वो होता है हमारा स्टैंडर्ड टाइम, और उसी को हम कहते हैं टाइम स्टडी। अब हम आते हैं अपनी अगली स्टडी पे, जो कि है मोशन स्टडी, जो कि रिलेटेड है हमारे मूवमेंट से। मोशन स्टडी में हम ये पढ़ते हैं कि वर्कर्स के कौन से प्रोडक्टिव मूवमेंट्स है और कौन से अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है। बेसिकली हम ये चाहते होते हैं कि जितने भी उनके अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है और अननेसेसरी मूवमेंट्स है, हम उसको एलिमिनेट कर सके। अच्छा एक बात बताओ कि ये प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हमें पता कैसे चलेंगे? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कैमरास लगे होते हैं, वीडियोग्राफी के थ्रू हमें ये चीजें पता चल जाती हैं। मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कैंटीन ना हो तो वर्कर्स को दूर दूर जाके अपना लंच करना पड़ेगा, और अगर कैंटीन अगर दूर ना जाए, कैंटीन भी ना हो, तो या तो टिफिन सिस्टम करेंगे, बाई चांस किसी दिन टिफिन ना, फिर उन्हें दूर दूर जाना पड़ेगा, और जब वो आएंगे तो उसकी वजह से कितना टाइम वेस्ट होगा। इसी को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन कैंटीन सिस्टम लेके आती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और मोशन स्टडी यही कहता है कि प्रोडक्टिव मूवमेंट जितने मर्जी करो लेकिन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ना करो। क्यों? हमारा काम भी जल्दी होगा और टाइम भी कम वेस्ट होगा, स्पेशली एनर्जी भी हमारी वेस्ट नहीं होगी। अब हम आते हैं अगली स्टडी पे, जो कि है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये काफी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। इस किस बेसिस पे वो आपको बता देती हूँ। इसका बेसिस इतना है कि जैसे आप मैन्युफैक्चर करोगे, जितने प्रोडक्ट्स आप बनाओगे उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट आपको सैलरी देगा। सैलरी कह लो, वेजेस कह लो, रेम्यूनरेशन कह लो, आपको उसी अकॉर्डिंग मिलेंगी जिस अकॉर्डिंग आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स को। अब हम एक एग्जांपल के साथ थोड़ा और इलैबोरेट करके पढ़ते हैं।
हमारी लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो टेलर ने दी है, वो है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये इसलिए बनाई गई थी कि जितने भी एफिशिएंट वर्कर्स हैं और हमारे लेस एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस के लिए, कि हमें पता चल सके कि कौन से वर्कर्स एफिशिएंट है और कौन से वर्कर्स लेस एफिशिएंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों मैम? वो डिस्क्रिमिनेशन इसलिए था जिससे कि ये मोटिवेट हो सके और इन वर्कर्स की कैटेगरी में आ सके। अब क्या करते थे, हम लोगों ने दो प्लान्स बनाए हुए थे। एक सैलरी वो थी जो एफिशिएंट वर्कर्स को मिलती थी। अब एफिशिएंट वर्कर्स कौन से थे पहले वो जान लेते हैं। जो एक स्टैंडर्ड आउटपुट बनाते थे, यानी कि जो स्टैंडर्ड आउटपुट हमने सेट कर रखा है वो स्टैंडर्ड आउटपुट ये मैन्युफैक्चर करते थे, उनको हम कहते थे एफिशिएंट वर्कर्स। और यही एफिशिएंट वर्कर्स को एक सैलरी अलग मिलती थी। अब एक प्लान बना था सैलरी का, वो था लेस एफिशिएंट वर्कर्स के लिए, जो कि स्टैंडर्ड आउटपुट को एक्चुअली पार नहीं कर पाते थे। मतलब मान लो कि अगर ये हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट है, जो वर्कर्स इसको पार करके ऊपर है वो एफिशिएंट है और जो इसके नीचे है वो लेस एफिशिएंट है। अब लेस वालों को कम सैलरी मिलेगी और एफिशिएंट वालों को ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो ये जो कम सैलरी मिलती है, ये जो डिफरेंस है इन दोनों की सैलरी में, वो एक्चुअली मोटिवेशन का काम करती है लेस एफिशिएंट वर्कर्स के लिए, कि वो भी स्टैंडर्ड को पार कर सके। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो हमारे टोटल स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है वो 100 है, मतलब हर एक वर्कर को 100 यूनिट्स बनाने थे बेसिकली। ठीक है, अब हमने एक वेज रेट प्लान लिया कि ₹3 पर यूनिट हम देंगे जिसने 100 से कम बनाए, और एक प्लान है कि ₹4 पर यूनिट देंगे जिसने 100 या 100 से ज्यादा बनाए। ये हमारा दो वेज रेट का प्लान था। अब हमारे दो वर्कर्स थे ए और बी। इसने बनाए 80 यूनिट्स और इसने बनाए 110 यूनिट्स। अब ये बताओ ए में कौन सा लगेगा, 1 या 2? ऑब्वियस सी बात है 1, क्योंकि इसके 100 से कम है। अब बी में कौन सा लगेगा, सेकेंड वाला, क्यों? क्योंकि वो 100 से ज्यादा है। तो इसको सैलरी कितनी मिलेगी? इसको जो सैलरी मिलेगी वो 80 इंटू 3 240, और इसको 110 इंटू 4 440। अब ये जो डिफरेंस है वो कितना है, 200 का। इसको 200 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं ऐसे, और इन्होंने यूनिट्स कितनी प्रोड्यूस की है, सिर्फ 30 यूनिट्स का डिफरेंस है। ये देखो 30 यूनिट की वजह से 200 रुपए के ऊपर कमी आ गई। सिर्फ 30 यूनिट्स की वजह से इन दोनों की सैलरी में 200 रुपए का डिफरेंस आ गया। अब यही जो डिफरेंस है 240 से 200 का, यही काफी था ए को मोटिवेट करने के लिए। ये जो टेक्निक बनाई गई थी ये बेसिकली इसलिए बनाई गई थी कि हर एक वर्कर को उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हम उसको रिवार्ड दे सके, यानी कि उसको रेम्यूनरेशन पे ऑफ कर सके। टेलर यही कहता है कि एफिशिएंट वर्कर्स को अगर हम रिकॉग्नाइज करेंगे उनकी एफिशिएंसी, उनको अच्छा रिवार्ड देंगे तो वो भी मोटिवेट होंगे, और जो लेस एफिशिएंट वर्कर्स हैं हमारे, उनको अगर हम रिवार्ड देंगे उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, उनको डिफरेंस बताएंगे, तो वो भी मोटिवेट होंगे कि हाँ हम भी बार्ड स्टैंडर्ड जो है उसको क्रॉस करें। यही थी साइंटिफिक मैनेजमेंट, या फिर ये कह लो कि टेलर्स की 7 टेक्निक्स। एक बार देख लेते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, फैटिग स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ये 7 स्टडी हमने आज कवर अप कर ली। इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर यही खत्म होता है। अब मैं लूंगी कल आप लोगों की एक रिवीजन क्लास। आप लोगों के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी स्टार्ट किया है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। That's all for today. Thanks for watching. Do subscribe, like and share the video as much as you can. Thank you.